हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा आज से हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जो है 1 बाय 1 चैप्टर्स को कवर करेंगे हम। और मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि हमारा जो टाइटन क्रैश कोर्स है इसमें फोकस हमारा एनसीईआरटी पर है, इसलिए आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको जो है वो उस लेवल पर जाकर पढ़ाऊंगा जिस लेवल में मैं आपके रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में हम एनसीईआरटी पूरा 100% कवर करते हैं, लेकिन कई चीजें हमें जो है उस बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी कवर करने के लिए कई चीजें हमको एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ती हैं जो हमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करती हैं। यहां भी मैं कॉन्सेप्ट पर गौर करूंगा बेटा, समझाऊंगा आपको मैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी से लेफ्ट और राइट में नहीं जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि यदि मैं ऐसा मैंने किया तो फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी को पूरा करने में हमें दिक्कत होगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। रेगुलर क्लासेस में आप देखें तो कोई भी एक सिस्टम को जिसको पढ़ाया मैंने, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 12 लेक्चर लगा, ठीक है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 8-9 लेक्चर लगा। तो बेटा वहां पे जो है डेप्थ अलग होती है, रेगुलर क्लासरूम में डेप्थ अलग होती है, इसलिए यहां पे थोड़ा सा जो है कंपैरिजन करने से बचना है आपको। ये सोचना है कि हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लाइन टू लाइन हमें समझ में आना चाहिए, यही हमारा बेटा पर्पस है यहां पे। क्लियर? तो मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया मैंने कि भाई यहां पर आप मेरे पुराने लेक्चर से कंपेयर मत करना, क्योंकि कारण यह है कि वो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, ये क्रैश कोर्स का लेक्चर है बेटा, ठीक है ना? इसमें हम पूरा एनसीईआरटी लेंगे, लेकिन तब भी क्लियर कर दो उनके कि मेरे पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा देने के बावजूद 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए। तो उसके लिए आपको यही करना है कि डीपीपी को ध्यान से लगाना है आपको, डीपीपी में जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना? रेगुलर बैच के बच्चों को तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना बेटा, समझ गए ना बात? कुछ कर चलो, तो अभी हम समय खराब नहीं करते हैं, चैप्टर में आगे जो है इंटर करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, हम सब जानते हैं कि फूड हम सब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। हम जो है हमें प्लांट से फूड चाहिए होता है या दूसरे एनिमल सोर्स से हमको फूड चाहिए पड़ता है, तो फूड जो होता है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बेसिकली दीज आर दी ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के। और यदि हम अपने फूड के कंपोनेंट को देखें तो 3 सबसे बड़े कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं और जो है विटामिन होते हैं। विटामिन एनर्जी नहीं देते हैं, विटामिन हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, मिनरल्स हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, फैट रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है? एंड जो है वाटर, हमारी शरीर का जो है 2/3 हिस्सा लगभग जो है वाटर से बना होता है, उससे अधिक वाटर से बना होता है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वाटर इज द मीडियम, वाटर इज द रिएजेंट, वाटर इज द रिएक्टेंट के। वाटर जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में माध्यम भी होता है, रिएक्टेंट भी होता है, रिएजेंट भी होता है के। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि डिहाइड्रेशन जो होता है उसे मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी जो है वो मेडिकल इमरजेंसी में होती है, आती है, क्या? इसलिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति खाने के बगैर कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, पर वाटर के बगैर जो है लंबा जीवित वो नहीं रह पाता है, ठीक है? फिर हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे फूड में क्या होता है बेटा, हम जो स्टार्च खाया हमने, या हमने कोई जो है कुछ भी हम खाते हैं, तो हमारे फूड में बेसिकली हम जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हमके, ठीक है? हाँ, तो उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जो है हमको जो है डाइजेस्ट करना होता है ताकि हमारी बॉडी उनका इस्तेमाल कर सके। याद रखिए, कोई पूछता है कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है, तो हम बोलेंगे डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जटिल अणुओं को सरलतम अणुओं में तोड़ा जाता है, इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस, ठीक है? और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। मतलब पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जल अपघटन करना पड़ेगा। और इसलिए जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब पॉलीमर बनता है तो उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। कंडेंसेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं केमिस्ट्री में। जब पॉलीमर बनता है वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है ना बेटा? जब पॉलीमर बनाते में वाटर बाहर निकाला आपने, तो पॉलीमर को तोड़ने में वाटर ऐड करना पड़ेगा। ऐसे एंजाइम जो वाटर को ऐड करके पॉलीमर को तोड़ देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं बेटा, ठीक है ना? क्लियर?
तो पाचन की प्रक्रिया में क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को हम जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सिंपलर फॉर्म को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, उसको वो यूज कर पाती है। पाचन की प्रक्रिया में मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रकार के मेथड इन्वॉल्व होते हैं। आपने दांत से भोजन को चबाया, फूड लिया, आपने उसे क्रश किया, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। फूड को आपने क्रश किया, मैकेनिकल प्रोसेस है, उसमें लार मिल गया और सलाइवा मिल गया, सलाइवा ने उसको चिकना बनाया, फिर सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज ने स्टार्च को पचाने में रोल प्ले किया, लाइसोजाइम ने जो है कुछ बैक्टीरिया हटाने की कोशिश की उसने, तो ये केमिकल प्रोसेस में आ गया पाचन वाली। फिर आपने निगल लिया, अगेन मैकेनिकल प्रोसेस, निगल लेके आपने स्टमक तक डाल दिया, स्टमक में चर्निंग एसिड को मिलाया, उसमें मैकेनिकल प्रोसेस, चर्निंग ऑफ मूवमेंट, एसिड ने जो है बैक्टीरिया मार दिया और जो एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम थे पेप्सिन वगैरह उन्होंने काम करना शुरू किया, वहां पे प्रोटीन पचाना शुरू किया, केमिकल प्रोसेस। तो हमारा सिस्टम जो है बॉडी जो है उसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात करें क्या क्या हिस्से होते हैं। अब देखो बेटा, मेरे विचार में मैं बिल्कुल सिंपलीफाइड तरीके से ऐसे बताता हूं, मैं कहता हूं आपसे कि आपको इतना समझना है बस कि यू हैव ए ट्यूब, आपके पास एक ट्यूब है, बस कि आप इतना समझ कि आपके पास एक ट्यूब है, वो ट्यूब में 2 ओपनिंग होती है, देयर इज ए ट्यूब, ठीक है, क्लियर। हमारे पास एक ट्यूब है, अभी हम बिल्कुल हम नहीं बात कर रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कॉमन फंडा के। हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में 2 ओपनिंग है, ट्यूब में एक एंड से हम चीजों को डालते हैं अंदर, ये एंड कहलाता है इसका माउथ, इसे माउथ कहा हमने। दूसरे एंड से जो है वो चीज जो है वो वेस्टेज बाहर निकलते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, एनस बोला हमने। चूंकि एक ट्यूब है, एक कैनाल है, कैनाल है, एक ट्यूब है, तो क्या बोला इसको हमने, एलिमेंट्री कैनाल बोला इसको हमने, क्या बोला इसको हमने, एलिमेंट्री कैनाल बोला, आहार नाल बोला। अब सुनिए ध्यान से हट के, इसमें एक ओपनिंग माउथ हो गया आपका, ठीक है ना। फिर इस एलिमेंट्री कैनाल में हमने क्या चाहिए, हमको इस एलिमेंट्री कैनाल में फूड को डाइजेस्ट करना है, तो हमको कुछ सिक्रेशन चाहिए पड़ेंगे, सलाइवा भी चाहिए हमको, एसिड भी चाहिए हमको वाइल भी चाहिए हमको डाइजेस्टिव एंजाइम भी चाहिए। तो इट मींस कि आपके पास में यू मस्ट हैव सम ग्लैंड्स, आपके पास ग्लैंड होना चाहिए, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल ग्लैंड। ये ग्लैंड का काम क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल में अपने अपने सिक्रेशन को डालेंगी और वो सिक्रेशन जो है पाचन में रोल प्ले करेगा। अब ये एलिमेंट्री कैनाल एक जैसी नहीं है हर जगह पे, कहीं पर नैरो है, कहीं पर फैली हुई है। तो हमने क्या कहा आपसे कि यदि देखें इसको, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे अब हम अब हम ये हमारे इमेज को देखते हैं, जो हमारे पास जो इमेज रखा है उसको देखते हैं। सिंपल सी बात, के जो एलिमेंट्री कैनाल है एक समान नहीं, जितना सिंपल हमने बना दिया वैसा नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। कैसे, देखो बेटा, यहां से आप देखो माउथ से देखो आप, माउथ से आप देखोगे, माउथ से आप देखेंगे एनस तक देयर इज ए ट्यूब, एक पूरा ट्यूब है ये, है ना बेटा, एक एंड इसका माउथ है और एक एंड इसका एनस है, पूरा ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब का पहला हिस्सा हमने क्या बोला, हमने कहा यह माउथ वाला हिस्सा, हमने कहा यहां पे क्या गया, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी आ गया, फूड को अंदर लिया, ऊपर वाला हिस्सा आ गया, ओरल के फूड को अंदर लिया, ठीक है ना। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या आ गई, जो सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये लिम्फेटिक ग्लैंड आ गई बेटा, ये एसोसिएटेड ग्लैंड है जो सिक्रेशन को रिलीज कर रही है ट्यूब के इस हिस्से में, ठीक है। फिर ट्यूब का एक ऐसा हिस्सा आ गया जो फूड को स्टमक तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ईसोफेगस बोला इसको हमने। जब मुंह से फूड को ईसोफेगस में डालेंगे आप, तो वहां पे एक रास्ता होगा, देयर इज ए वे, एक रास्ता होगा, उसे बोलेंगे फेरिंग्स, बोलेंगे उसको रास्ता। ये और क्या है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के वो एयर भी वहीं से जाती है, फूड भी वहीं से आता है, तो रास्ता है, कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स, ठीक है। फिर स्टमक, क्या स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, एसोसिएटेड ग्लैंड है? मैं आपसे पूछता हूं, स्टमक बेटा ट्यूब का ही हिस्सा है, याद रखिए, स्टमक इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, वो फूला हुआ हिस्सा है जहां पे फूड कुछ समय इकट्ठा होता है, ठीक है, और उसमें एसिड को मिलाते हैं, तो स्टमक इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, अलग से एसोसिएटेड ग्लैंड में नहीं आता है। लिवर इज ए ग्लैंड, पैंक्रियास इज ए ग्लैंड जो अलग से सिक्रेशन डाल रही है, स्टमक इज ए पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम के थ्रू एनस से वो ओपन हो जाता है, तो देयर इज ए ट्यूब, उस ट्यूब में स्टमक शामिल है बेटा, है ना बेटा, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला भाग ड्यूडेनम हो गया आपका, जिजुनम हो गया, इलियम हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक,
फिर इसका रेक्टम द एनस के, और साथ में एसोरियल ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। ग्लैंड कौन सी हो गई बेटा? लिवर इज ए ग्लैंड, पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। ये सब ग्लैंड है जो एसोसिएटेड ग्लैंड की कैटेगरी में आती है यहां पे, ठीक है। तो इमेज ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से वो बना होता है। क्लियर? ठीक है ना। पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, बात करते हैं पहले। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ के। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से बाहर ओपन होता है बेटा, ठीक है ना। अगला सिरा कहलाता है इसका वो। पोस्टरली बात करें, हम पिछले सिरे पर बात करें तो कैसे, कहां पे टर्मिनेट कहां पे होता है? एनस पर जाकर ये टर्मिनेट होता है, ठीक है ना। माउथ जो है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं बेटा। बक्कल कैविटी में जो है वो टीथ होते हैं और टंग्स होते हैं इसमें के। बक्कल कैविटी में को हम जो है ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसमें टीथ होते हैं इसमें बेटा, और टंग होती है इसमें के, ठीक है। इसमें जीभ होती है और इसमें दांत होते हैं बेटा, ठीक है। जब हम टीथ की बात करते हैं तो याद रखिएगा बेटा, हमारे जो दांत होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? थीकोडॉन टीथ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हम थीकोडॉन टीथ कहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं बेटा? जॉ बोन के अंदर, जबड़े के अंदर के, ये जबड़े के अंदर सुपरफिशियल नहीं होते, अंदर की ओर जबड़े में ये धसे हुए होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर बेटा के, इन्हें बोलते हैं हम थीकोडॉन टीथ कहते हैं के। और ये जो इस तरह के अटैचमेंट को, जिसमें कि जबड़े के अंदर, जॉ बोन के अंदर हमारे टीथ फंसे होते हैं मजबूती के लिए, आसानी से नहीं टूटते हैं वो, तो वो क्या है? वो थीकोडॉन टीथ कहलाते हैं बेटा, ठीक है। देखिए ध्यान से टीथ को देखें आप, तो आप देखिए 4 कैटेगरी में बांटा हुआ हमने। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर बेटा, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं सॉकेट ऑफ जॉ देख रहे हैं, इसके अंदर टीथ जो है वो धसे होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है भाई? 2 बार हमारे दांत आते हैं इनके। एक बार जन्म के बाद हमारे दांत आते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, जो गिर जाते हैं। तो वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिल्क, वो बच्चों के बचपन में मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं उसको हम। तो एक बार तो वो आते हैं, फिर उनके गिरने के बाद जो है हमारे फिर परमानेंट टीथ आते हैं। और वो तो इसका मतलब है जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, फर्स्ट जन्म के बाद, दूसरा फिर जो है वो उन मिल्क टीथ के गिरने के बाद आता है। तो ये क्या हो गया? डाइफायोडोंट होता है। तो डाइफायोडोंट टीथ का मतलब होता है कि 2 बार जीवन काल में 2 बार जो है दांत आपके आते हैं इनके। एक जन्म के बाद आते हैं आपके, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ का होता है, दूसरा परमानेंट टीथ का होता है। याद रखिएगा बेटा कि मिल्क टीथ में यदि हम बात करें तो फॉर्मूला क्या? 2, हम जब बात करते हैं बेटा यहां पे हम देखते हैं, याद रखिएगा मिल्क टीथ में जो है वो प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं, याद रखिए प्रीमोलर, यानी मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। यानी प्रीमोलर टीथ जो है वो बच्चों में नहीं होते हैं। और थर्ड मोलर के मतलब बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं, और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है बेटा, ठीक है। बाकी इंसेजर पाए जाते हैं, कैनाइन पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं। मोलर नॉर्मल एडल्ट में जो है वो एक तरफ जो है वो एक, मतलब डेंटल फॉर्मूला में यदि हम देखें तो नॉर्मल मोलर की तुलना में बच्चों में जो है एक मोलर टीथ कम होता है, ठीक है। देखिए डेसिडस टीथ की हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज द डेसिडस टीथ, ठीक है। और इनको परमानेंट टीथ जो है वो रिप्लेस करते हैं। छोटे बच्चों में आता था ना, देखो ठीक है ना। फिर परमानेंट टीथ की बेटा हम बात करते हैं, तो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं बेटा? ये 2 1 2 3 2 1 2 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब है कि ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये डेंटल फॉर्मूला होता है। एक डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो आपके देखो ऊपर वाला हिस्सा अपर टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला लोअर को रिप्रेजेंट करता है। अपर हाफ, ऊपर वाले हाफ को मतलब 20 से आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, ठीक है। तो कुल 4 हिस्से हो गए ना। यदि आप 20 से देखें तो आधा हिस्सा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो ऊपर वाले 2 हिस्से, नीचे वाले 2 हिस्से, ठीक है। तो एक डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो ऊपर वाले आधे हिस्से को और नीचे वाले आधे हिस्से को वो रिप्रेजेंट करता है। बोल के 2 1 2 3 का मतलब ये है बेटा कि आपके अपर टीथ, आपके अपर ऊपरी जो हिस्से की बात करें हम जो है वो ऊपरी वाले हिस्से की हम बात करें तो क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे कि जो है वो हमारे जो टीथ का ऊपर या नीचे के टीथ के हम डेंटल फॉर्मूले में बात करें, आधे तक की बात करें उनके, मतलब 2 इंसीजर,
ठीक है, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, ठीक है, ये हमारे एक तरफ होंगे और इतने ही बाजू में होंगे। बारे कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 के, फिर 2 1 2 3 नीचे भी इतने ही होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, कितने टीथ हो गए ये, 5 के 6 7 8, 8 दूने 16 हो गया, 16 टीथ ऊपर 16 टीथ नीचे, कुल 32 दांत हमारे होते हैं बेटा, कुल 32 दांत हमारे होते हैं। और यदि बच्चों से कंपेयर करेंगे तो बच्चों में क्या नहीं होता बेटा, बच्चों में जो है वो प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होता है, बच्चों में केवल 2 ही मोलर होता है। तो बच्चों में फॉर्मूला क्या गया, 2 1 2 2 1 2, प्रीमोलर होता नहीं है इनमें, तो हमने लिखा, या 0 2 लिख सकते हो आप इसको, पर प्रीमोलर बच्चों में होता नहीं है। ठीक है, क्लियर। देखो, डेंटल फॉर्मूला इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ऑफ ICPM एंड M के ऑर्डर क्या है बेटा इसका, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है। बच्चों में 2 1 2 0 2 1 2 0 हो गया, ठीक है, या 2 1 2 हो गया, 0 2 होना चाहिए कायदे पर 2 1, वो 0 क्या था, कंफ्यूज करता है कि खाली स्थान है क्या वहां पे, इसलिए लोग नॉर्मल क्या लिखते हैं, 2 1 2 लिखते हैं, 2 1 2 लिखते हैं, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, मोलर, ठीक है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है। एनामल की बात करें, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एनामल के। एनामल इज दी हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ के, और ये जो है चबाने में हमारी हेल्प करता है। इट इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है टीथ का, ठीक है ना, एनामल। और एनामल आपको बता दूं मैं कि कई लोग जो है लाल दंत मंजन करते हैं, कई लोग लाल दंत मंजन करते हैं, बिटको वाला जो वो राख वाला मंजन करते हैं, तो उससे दांतों का एनामल डैमेज होता है। कि आपको हमेशा ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जो उसमें की जिसमें कि कण जैसे ना हो, वो कण जो होते हैं वो दांतों के एनामल को डैमेज करते हैं, के तो इसलिए जो है जो है आपको तो डेंटल प्रॉब्लम एक बार शुरू होती है तो बहुत लंबी जाती है वो, के इसलिए दांतों की जितनी सुरक्षा कर सकें उतना हमें करना चाहिए। रात को सोने के पहले ब्रश जरूर करना चाहिए, मम्मी बोलती थी, अभी मैं भी बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक, टंग की बात करें अब देखो, इस बच्चे की जीभ देख के मेरे को एक बात याद आई कि इसको जोग्राफिकल टंग टाइप है इसको, के इसको विटामिन B12 और B6 की कमी है इसको, के इस बच्चे का तस्वीर देख के मुझे ऐसा लगा, ठीक है। खैर है ना, हम लोग डॉक्टर्स लोग जो है जीभ देखकर बहुत चीजें समझ जाते हैं, जीभ देख के समझ जाते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं है, उसका अंदाजा भी लग जाता है। जीभ देख के विटामिन की कमी समझ आते हैं, जीभ देख के कि कोई दवा तो नहीं खा रहे तुम गड़बड़ दवा के, वो भी समझ आते हैं। जीभ से बहुत कुछ बतलाती है। टंग जो होती है उसकी हेल्थ का भी, ओरल कैविटी की हेल्थ का भी डॉक्टर एनालिसिस करते हैं, मुंह खोल के देखते हैं, जीभ बाहर निकाल के देखते हैं, आंखों की पलकों को देखते हैं, फिंगर्स देखते हैं, नेल देखते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो क्लबिंग वगैरह सब है ना, आपके जनरल सिम्टम देख के बहुत कुछ समझ जाते हैं वो, ठीक है। चलिए जीभ की बात करते हैं, काम की बात करते हैं इस पे भी हम। टंग जो होता है इट इज द फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, के ये मुक्त रूप से मूव करने वाला मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स में कोई बोन नहीं होती बेटा। जीभ जो होती है वो हमारी ओरल कैविटी के फ्लोर से एक आपने देखा होगा ना कि एक स्किन का पैच जैसा होता है जो जोड़े होता है जीभ को, उसे क्या होते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं, उसे क्या होता है, फ्रेनुलम कहते हैं, इंपॉर्टेंट के। जीभ की ऊपरी सरफेस पर हमें जो उभरे हुए हिस्से दिखाई पड़ते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन दिखाई पड़ते हैं, उन्हें पेपिली कहते हैं। और इन पेपिली में से कुछ पेपिली ऐसी होती है जिनमें टेस्ट बर्ड पाई जाती है। याद रखिएगा बेटा कि जो फिलीफॉर्म पेपिली होती है, बड़ी संख्या में होती है, जो जीभ को फिल करती है, उनमें टेस्ट बर्ड नहीं होते, ठीक है। तो पेपिली जो होती है बेसिकली जो है वो उनमें सभी पेपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होता, कुछ पेपिली में टेस्ट बर्ड होता है जो टेस्ट लेने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम फेरिंग्स से बेटा के। अब फेरिंग्स क्या चीज के, मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ जंक्शन के, यानी जो हमारी नजल कैविटी है, ठीक है, यहां से ये ओपन हुआ, यानी हमारा नाक और मुंह की एक कॉमन ओपनिंग है, हमारे नाक की और हमारे मुंह की कॉमन ओपनिंग है, जहां से जो है पैसेज है बना हुआ है ईसोफेगस के लिए, ट्रेकिया के लिए। एयर होगा तो ट्रेकिया में डालेंगे, फूड होगा तो ईसोफेगस में डालेंगे। यदि आप खाना खाते में बात करेंगे, यदि आप खाना खाते में बात करते हैं तो गड़बड़ी होने का चांस होता है, आपको ठसका लग सकता है, कफिंग हो सकती है आपको उठ के, क्योंकि खाना गलत जगह पे पहुंच सकता है। जब आप भोजन को निगलते हैं, जब आप फूड को निगलते हैं, तो आपका जो इपीग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस क्या है, व्हाट इज द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस होता है ट्रेकिया का ओपनिंग होता है, ट्रेकिया का ओपनिंग ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक स्किन का पैच होता है इपीग्लॉटिस। जैसे आप भोजन निगलते हो, इपीग्लॉटिस ट्रेकिया को बंद कर देता है, भैया यहां मत आना है भोजन, नीचे जाओ, ईसोफेगस में जाओ आप। लेकिन जब खाना खाते में आप बात करते हो तो वो इपीग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है, तो फूड आपके अंदर जा सकता है। ये गड़बड़ वाला मामला है, इसलिए खाना खाते में बात नहीं करना चाहिए, घर में पापा सही बोलते। खैर,
तो फेरिंग्स जो होता है उसके भी तीन हम कहते हैं कि इसके जो है वो हम कहते हैं, एक होता है नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा होता है के जहां से नजल कैविटी ओपन होती है, फिर ओरोफेरिंग्स वाला होता है के, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो है वो जो है फेरिंग्स जो है इट्स ए कॉमन पैसेज, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ, ठीक है ना, ठीक। ओरल कैविटी शॉर्ट फेरिंग्स में ओपन होती है, कॉमन पैसेज होता है। इसोफेगस और ट्रेकिया जो है वो बेसिकली इसोफेगस और ट्रेकिया, ट्रेकिया इज द विंड पाइप, वो फेरिंग्स में ही ओपन होते हैं बेटा, ठीक है। अब इपीग्लॉटिस क्या, देखो आप देख रहे हो आप एनिमेशन में, जैसे ही भोजन को निकला तो ग्लॉटिस को इपीग्लॉटिस ने जो है वो कवर कर दिया, इपीग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर कर लिया ताकि कि फूड जो है लंग्स के अंदर ना पहुंच जाए, ट्रेकिया में फूड ना पहुंच जाए के। तो इपीग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप होता है, और ये जो है ग्लॉटिस के अंदर, ग्लॉटिस जो कि ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया उसके अंदर फूड की एंट्री को रोकता है। जब आप भोजन निगलते हो तो फूड आपका इसोफेगस के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। याद रखिए इसोफेगस कोई सीधी ट्यूब नहीं है कि झट से फूड डाला टक से अंदर स्टमक में जाके गिर गया भोजन, नहीं। इसोफेगस में फूड पहुंचता है, इसोफेगस पेरिस्टाल्सिस करती है, जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं उसमें सर्कुलर मसल और उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों रोल प्ले करती है, और फूड को वो धीमे धीमे आगे बढ़ाती है। ऐसे मस्कुलर मूवमेंट को जो एलिमेंट्री कैनाल में देखने मिलते हैं उनको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उनको हम, ठीक है ना। इसोफेगस क्या है, एक पतली लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। ये पोस्टेरियरली जो है कहां ओपन होके कहां खुलती है, ये स्टमक में जाके खुलती है। स्टमक क्या होता है, जे शेप का एक बेग होता है, एक जो है एलिमेंट्री कैनाल का फैला हुआ हिस्सा होता है जो जे के आकार का दिखाई पड़ता है, उसमें जो है वो जो कहां खुलती है वहां, उसमें जाके जो है वो आपकी इसोफेगस खुलता है। तो इसोफेगस पूरा जो है नेक से थोरेक्स से होता हुआ डायफ्राम को क्रॉस करता हुआ स्टमक में जाकर वो ओपन होता है। मतलब क्वेश्चन इज दैट, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा भाग है जो थोरेक्स से गुजरता है। सुनिए ध्यान से, जो आपका बाकी सारा हिस्सा बक्कल कैविटी ऊपर हो गया, डायफ्राम के नीचे बाकी हिस्सा हो गया, तो वो कौन सा एकमात्र भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एकमात्र भाग जो थोरेक्स से गुजरता है। तो थोरेक्स से गुजरने वाला भाग होता है क्या, इसोफेगस, ठीक है। ट्यूब है, स्टमक डायफ्राम से नीचे एब्डोमेन में होता है, तो वहां पर जो है वो ओपन होता है, ठीक है ना बेटा। और जहां पे यानी स्टमक और इसोफेगस के बीच में देयर इज स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होता है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि मस्कुलर, आप सोचिए मस्कुलर जो है वो एक प्रकार से हम ऐसा बोलेंगे एक दरवाजे के समान होता है कि जैसे ही फूड अंदर आया तो ओपन हो गया, फूड को स्टमक में जाने दिया उसने और वापस बंद गया। वॉल्व इसलिए नहीं बोलेंगे हम, वॉल्व में हमेशा एक दिशा में फ्लो होता है। वॉल्व में कभी याद रखना बेटा के, वॉल्व में कभी भी वॉल्व के अंदर, हम वॉल्व की बात करें तो कभी भी वॉल्व के अंदर जो है वो आप समझ लीजिए कभी भी वॉल्व के अंदर दोनों दिशाओं में फ्लो नहीं होता है। वॉल्व हमेशा एक ही दिशा में काम करेगा, एक ही दिशा में वॉल्व काम करेगा, अपोजिट फर्क नहीं होता। लेकिन गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है इट इज नॉट ए ट्रू वॉल्व, ये वास्तविक वॉल्व के समान नहीं होता है। ये एक तरह का स्फिंक्टर होता है, एक तरह का समझ लीजिए दरवाजे के समान होता है, एक तरह का जो है वो कॉन्ट्रैक्टर मसल्स का एक सर्कल होता है जो कि इसे बंद रखता है। जब इसोफेगस से फूड अंदर आया, खोल दिया, स्टमक में चला गया, और कभी कभी इसीलिए चूंकि ये वॉल्व नहीं है तो कभी कभी स्टमक में अधिक एसिड बनता है और वो एसिड इसको इरिटेट करता है, तो वो एसिड जो है वो इसोफेगस से मुंह तक आ जाता है। हम बोलते हैं कि खट्टी डकार आ रही है, अजीब लग रहा है, खाना खाने के बाद जो है वो अजीब सा लगने लगा, खट्टी डकार आने लगी, तो वो क्या है, वो एसिड है जो मुंह तक आ गया होता है। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें कि पेट से एसिड मुंह में आने होता है, तो उसके चलते गला खराब हो रहा होता है। लोग सोचते हैं गले में इंफेक्शन हो गया, पर वो एसिड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। खैर, तो एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, ये रेगुलेट करता है इसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग को, ये रेगुलेट करता है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग दिखाई, एनिमेशन में गौर से देखिएगा आप, ठीक है। एनिमेशन में गौर से देखिए, आप दिखाई पड़ा, देखो आप ओपन हुआ ना, देखिए आप, है ना, दिख रहे हैं आप, कहाँ दिखाई पड़ा, दिखाई दे बेटा आपको, ठीक है। देखो ना, तो ये ओपन हो गया आपका, देखिए गौर से, ठीक है, ये देखो ना, हुआ ना, ठीक है। चलिए, अब स्टमक क्या चीज होती है, मैंने बताया बेटा इसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन हुआ, जे शेप का बैग होता है, तो ये लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। याद रखिए एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में जो है वो स्टमक होता है। इसके चार बड़े हिस्से, देखो ये इसोफेगस है, ये मैंने कहा आपसे इसोफेगस है, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया बेटा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसमें चार मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डियक पार्ट होता है, ठीक है, जहां पर कि इसोफेगस अपने आप को ओपन करती, चुकी ये हार्ट के पास में होता है इसलिए इसे कार्डियक पोर्शन कहते हैं, ठीक है। एक फंडिक पोर्शन होता है जो ऊपर उभरा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ है, ये वाला क्या हो गया, दिस इज दी
मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा हो गया बेटा, ये वाला हो गया आपका कार्डियक पोर्शन हो गया ये, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ ये वाला हिस्सा कार्डियक पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला फंडिक हो गया आपका, ये वाला बॉडी हो गया आपका, ये वाला आपका पायलोरिक पोर्शन हो गया, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है वो पायलोरिक पोर्शन है, जो ऊपर गुंबद के समान ऊपर उभरा होता है वो फंडिक पोर्शन होता है, और बाकी पूरा स्टमक क्या होता है, वो बॉडी पोर्शन में आता है बेटा, ठीक है, मेन सेंट्रल रीजन में, ठीक है। ठीक, देखिए ध्यान से। अब ये जो इमेज है बेटा, ये एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकता है, तो आपको ये ऐसी सभी इमेज आपको बेटा दिमाग में रखनी पड़ेंगी, एकदम फंडा क्लियर रहना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ एग्जाम में ना हो बेटा, ठीक है। देखो इसोफेगस है, ड्यूडेनम है, ठीक है, फंडस वाला हिस्सा है, ठीक है ना, कार्डियक वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बॉडी है मेन, और ये पायलोरिक हिस्सा है। पायलोरिक वाला हिस्सा जो होता है बेटा वो किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है। अब देखो दो जगह पे स्फिंक्टर आपको याद रखना है, दो जगह पे आपको स्फिंक्टर याद रखना है बेटा। एक तो कहां होगा, एक तो स्फिंक्टर होगा कहां पर, यहां पर होगा गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या है, ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है, जो कि आपके इसोफेगस को स्टमक से ऐड कर रहा होता है। यहां पे क्या है, यहां पे पायलोरिक स्फिंक्टर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है किसको, स्टमक को, के दो जगह पे ना, दोनों जगह पे ट्यूब पे जो स्फिंक्टर लगे होते हैं, क्लियर। एक होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि इसोफेगस को स्टमक से जोड़ते हैं, वहां पाया जाता है। दूसरा होता है पायलोरिक स्फिंक्टर जो कि जब स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है, ड्यूडेनम वाले हिस्से वहां पर पाया जाता है वो, ठीक है ना, क्लियर। स्टमक के अंदर बेटा देखिए, याद रखिएगा आपके, तो स्टमक के अंदर जो है आपको कई सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने मिलती हैं। स्टमक अपने आप में एक ग्लैंड नहीं होता है, स्टमक की म्यूकोसा के अंदर आपको कई ग्लैंड देखने मिलती है, जैसे कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है, म्यूकस को रिलीज करती हैं, और यही म्यूकस जो है वो हाई एसिडिक इफेक्ट से स्टमक को सेव करता है। फिर इंटरमीडिएट गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिनमें कि फंडिक रीजन में जो ग्लैंड पाते हैं उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। फिर पायलोरिक ग्लैंड जो होती है वो भी म्यूकस रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती है, वो पायलोरिक वाले हिस्से में हमको देखने मिलती हैं, ठीक है। तो यदि हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, हमके इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, तो उसमें से बेटा जो म्यूकस सेल होती हैं वो म्यूकस को रिलीज करती है। पैप्टिक सेल और चीफ सेल होती है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को रिलीज करती हैं, और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होती हैं वो एचसीएल को रिलीज करती हैं, और इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। क्या इंट्रांसिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जिसको ऑक्जेंटिक सेल जो है वो रिलीज करती है। प्लीज भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2021। मैं कह रहा हूं याद रखना कि ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल और इंट्रांसिक फैक्टर कहां से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल से निकलता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल होती है, और चीफ सेल और पेप्टिक सेल से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, और म्यूकस सेल म्यूकोसा को रिलीज करती है, ठीक है। फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। आप स्टमक के देखो बिल्कुल सफर क्लियर एकदम। हमने ओरल कैविटी की बात की थी, हमने फेरिंग्स की बात की, हमने इसोफेगस की बात की, एपिग्लॉटिस की बात की हमने, फिर स्टमक की बात की हमने, अब आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेटा वो वास्तव में तीन हिस्सों में बटी होती है। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है क्या बेटा, इलियम, ठीक है ना। जो पहला पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं, ये सी शेप का होता है, ये सी शेप का है। मैंने आपसे कहा कि ये इसोफेगस है बेटा, इसोफेगस ये हो गया स्टमक वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना, इसका पायलोरिक हिस्सा, और ये हो गया ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम, ये हो गया ड्यूडेनम वाला हिस्सा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद ये जेजुनम वाला हिस्सा हो जाएगा। अब ये सी शेप का क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हेड ऑफ द पेंक्रियाज आके जुड़ता है, ये पेंक्रियाज यहां जुड़ा होता है ऐसे, ठीक है ना, उसकी जगह बनी होती है यहां पे बकायदा। तो सी शेप का होता है ड्यूडेनम के, लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है जेजुनम, और हाईली कॉइल्ड होता है इलियम। इलियम वो हिस्सा होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। जब इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है तो वहां पर इलियोसिकल वॉल्व होता है, वॉल्व में रिवर्स फ्लो कभी नहीं होगा, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। देखिए हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं।
द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, मैंने बताया था आपको बेटा, और इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां ओपन होता है वहां पे इलियोसिकल वॉल्व होता है, और इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के जिस भाग में, लार्ज इंटेस्टाइन के जिस भाग में इलियम ओपन होता है उसे सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीकम कहते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है बेटा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है, और यहां पर ये इलियम से शुरू होकर एनस तक जाता है, इलियम के बाद शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है, जो भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो स्टमक में शुरू हो चुका होता है, मुंह में शुरू हो चुका होता है। जो स्टार्च है, इस जब भोजन को चबाते हो आप तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो कुछ हद तक जो है स्टार्च को पचाने लगता है, तभी चबाते चबाते रोटी मीठी लगने लगती है। पेट में जाते हैं तो प्रोटीन पचना शुरू हो चुका होता है, लिपिड कुछ पचना शुरू हो चुका होता है, जैसे क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज कुछ मात्रा में लिपिड को डाइजेस्ट करता है पर सभी लिपिड को नहीं पचा पाता हो। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ड्यूडेनम वाला हिस्सा, वहां पे ड्यूडेनम वाला हिस्सा, वहां पे सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया वहां होती है, क्योंकि वहां पे पैंक्रियाटिक जूस आता है, वहां पर वाइल आता है, लिवर वाइल रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है वो वहां आता है, और उसके बाद पाचन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो पाचन का पूरा काम कहां होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वही एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन एंड साइमल्टेनियसली एब्जॉर्प्शन दो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन काम होता है कि जो भी वेस्टेज आ चुका है, यानी जो भी वेस्टेज लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है उसमें से वाटर निकाल लो, मिनरल्स निकाल लो, उसे कॉन्सेंट्रेट कर दो, ये काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है ना। तो वाटर को यहां पर एब्जॉर्ब करते हैं, वेस्ट मेटल को फीसेस में, मल में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको डिफिकेशन से बाहर निकाला जा सके। लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आकर जुड़ती है उसे सीकम कहते हैं। यहां पे इलियोसिकल वॉल्व देखने मिलता है। सीकम के बाद जो है असेंडिंग कोलॉन, जो हिस्सा ऊपर की होता है वो असेंडिंग कोलॉन है, ये असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये डिसेंडिंग कोलॉन है, ये सिग्मोइड कोलॉन है, ये रेक्टम है और ये एनस के। तो हम देखते हैं ऊपर जाएगा असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स होगा ट्रांसवर्स कोलॉन, नीचे आएगा डिसेंडिंग कोलॉन के, गोल घूम के ऐसे नीचे आएगा एस के समान शेप में सिग्मोइड कोलॉन, देन रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। सीकम वो हिस्सा है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जाके जुड़ेगा बेटा, है ना। कोलोन असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये कोलोन का हिस्सा है, और लास्ट वाला है रेक्टम, ठीक है ना। सीकम क्या, देखो बेटा आज के अब हमने क्या किया है, हमने जो भी हमारे जितने भी हम फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें बेटा मैंने क्या किया है, दो हिस्सों में बांट दिया इसको। एक में स्ट्रक्चर समझेंगे हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम प्रोसेस समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी आपको डीपीपी में, है ना। तो अभी हम केवल स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह का है। और एग्जाम में क्वेश्चन में कह रहा हूं कि 95% 98% क्वेश्चन जो बता रहा हूं उसी में से आएगा, ठीक है। तो कारण ये, अब आप बोलोगे सर कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको देखो सिंपल सी बात है कि इस साल पूरा साल स्कूल नहीं लगा है बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ये नहीं मानती कि कोचिंग क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, नहीं मान सकती, उनको स्कूल पे ही जोड़ देना है। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटी के पुराने परफॉर्मेंस को देखते हुए पेपर को आप मानकर चलिए कि एनसीईआरटी पर बेस्ड ही आएगा, जो बता रहे हैं उसी पर आएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए इसको बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चल, सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं बेटा। इससे सीकम से एक नैरो पतला सा फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, उसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वर्म के समान, कृमि के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए वर्मी फॉर्म कहते हैं। बाहर निकला हिस्सा होता है, अपेंडिक्स का मतलब होता है बाहर निकला हिस्सा। तो सीकम से एक हिस्सा, सीकम से एक हिस्सा, सीकम से एक हिस्सा हमको बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है, सीकम से एक हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है पतला सा कृमि समान, उसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट किया जाता है कि सीकम जो है वो कोलोन में ओपन होता है, और जहां पर इलियम सीकम में खुलता है वहां पे इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है। दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। कोलोन जो होता है उसको हम तीन बेटा उसको जो है हम जो है वो चार हिस्सों में उसको हम डिवाइड करते हैं। एक होता है, देखो अब ये पहले तो सीकम देखो ध्यान से, ये इस इमेज में अच्छा रखा होता है, ये है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये है बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम है, देन असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन होता है बेटा, तो ये कोलॉन के चार हिस्से हो गए आपके, ठीक है, क्लियर।
फिर रेक्टम पे आते हैं। रेक्टम जो होता है वो क्या है बेटा, सबसे आखिरी हिस्सा है ये, यानी जो है लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने कहा एक तो सीकम हो गया, कोलन हो गया, हिस्सा होता है रेक्टम के। रेक्टम इज द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, जो नीचे की तरफ ओपन होगा बेटा ये, और ये एनस के थ्रू बाहर खुलता है, ठीक है ना, क्लियर। अब यदि हम ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल के यदि हम ओवरऑल एनाटॉमी की बात करें तो क्या स्ट्रक्चर यहां पे हमें देखने मिलते हैं बेटा, तो याद रखना के, तो एक बिल्कुल जनरल एनाटॉमी, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की एक जनरल एनाटॉमी एक समान ही होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने मिलता है, जैसे कि हर जगह एलिमेंट्री कैनाल में आपको सर्कुलर मसल देखने मिलेंगे, आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने मिलेंगे, लेकिन स्टमक में आपको ऑब्लिक मसल भी देखने मिलेंगे, क्योंकि स्टमक को चर्निंग मूवमेंट करना होता है, मथनी के समान काम करना होता है, तो ऑब्लिक मसल भी देखने मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मामूली वेरिएशन आपको देखने मिल सकता है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है। देखिए, जब हम एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की बात करते हैं ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, तो आपको हर जगह पे 4 लेयर देखने मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इमेज इज ऑल्सो वेरी वेरी बड़ी, ये इमेज भी बेटा बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इमेज है। के सबसे बाहर वाली लेयर को आप बोलोगे सीरो, सबसे बाहर वाली लेयर को आप बोलोगे सीरोसट के, सबसे बाहर वाली लेयर को आप क्या बोलोगे बेटा, उसे आप सीरोसा बोलोगे उसे आप, ठीक है ना, क्लियर। उससे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है मस्कुलरिस लेयर होती है। मस्कुलरिस लेयर में क्या होता है बेटा, मस्कुलरिस लेयर में मसल्स पाई जाती है, तो मैंने क्या कहा आपसे, बाहर तरफ, यानी अंदर तरफ होती है सर्कुलर मसल, बाहर होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल के, यानी सीरोसा के बाद जो मसल्स की लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होती है, और उससे अंदर होती है सर्कुलर मसल होती है। फिर सीरो जो है मस्कुलरिस लेयर से अंदर क्या होता है, सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा से अंदर क्या होता है, म्यूकोसा होता है। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल का जो छेद है, जो ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन के चारों तरफ कौन सी लेयर है, म्यूकोसा है, उससे बाहर सब म्यूकोसा है, उससे बाहर मस्कुलरिस लेयर है, और सबसे बाहर क्या है, सीरोसाइट के। मतलब जो इसका मतलब जो आउटर सरफेस है वो सीरोसा से बना है, देन मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और अंदर वाली जो ट्यूब है वो किससे घिरी है, म्यूकोसा से घिरा होता है वो, ठीक है। देखिए, सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये पतली सी इस इपिथेलियल लेयर से बनी होती है, और ऐसी इपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो मेसोथेलियम जो है वो सीरोसा मेसोथेलियम से बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन मस्कुलरिस लेयर की बात करें, स्मूथ मसल से बनी होती है बेटा, और इसमें जो है वो जनरली इनर सर्कुलर मसल होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, लेकिन स्टमक के अंदर ऑब्लिक मसल्स भी आपको देखने मिलती है स्टमक के अंदर, क्लियर, ठीक है। और ये मस्कुलरिस लेयर जो होती है पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड जो एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होते हैं पेरिस्टाल्सिस, वो मस्कुलरिस लेयर के कारण होते हैं। फिर सब म्यूकोसल लेयर की बात करते हैं, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसमें नर्व होती है, ब्लड होती है, लिम्फ सप्लाई इसके अंदर होता है, ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई इसके अंदर होता है बेटा। और जैसे जो है ड्यूडेनम की बात करें, तो जो ड्यूडेनल ग्लैंड्स होती है, जो ड्यूडेनल ग्लैंड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स होती है वो कहां होती है, वो सब म्यूकोसा के अंदर ही होती है बेटा। तो कई ग्लैंड जो है वो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन की बात करें, वो सब म्यूकोसा के अंदर होते हैं वो, ठीक है, आगे बात करेंगे हम। फिर म्यूकोसा लेयर की बात करते हैं बेटा, तो म्यूकोसा क्या होती है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द म्यूकोसा। मतलब मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर वाली लाइनिंग क्या होती है, म्यूकोसा होती है बेटा, और म्यूकोसा जो होती है वो इर्रेगुलर फोल्ड्स को बनाती है के, मतलब इसमें क्या होता है, चूंकि ये हाईली फोल्डेड, ये हाईली फोल्डेड, देखो ये आपको इर्रेगुलर फोल्ड दिखाई पड़ती है, ये हाईली फोल्डेड आपको ये दिखाई पड़ती है, और इन्हें बोलते हैं र्यूगी बोलते हैं। स्टमक के अंदर जो है ये काफी है, जब आप देखिए सोचिए कि जो स्टमक की जो थैली होती है ना, वो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, खाली पेट है, तो वो पूरी का पूरा कॉन्टेक्ट होता है, वो खाते हैं तो धीमे धीमे फैल जाता है। और क्या आई बस में, तो गैस्ट्रिक र्यूगी बोलते हैं, पूरा स्टमक जो है उसमें फूड नहीं होता है, भूखे आप तो पूरा उसमें फोल्डेड कंडीशन में जाती है, उसे हम गैस्ट्रिक र्यूगी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि जो म्यूकोसा लेयर होती है वो इर्रेगुलर लेयर आती है, इसको हम र्यूगी कहते हैं। स्टमक में देखने मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको फिंगर लाइक पोजीशन देखने मिलते हैं, म्यूकोसा में हमको उंगली के समान उभार फिंगर लाइक पोजीशन देखने मिलते हैं, इन्हें हम विलाई कहते हैं। और विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, और माइक्रो विलाई इंटेस्टाइन का एलिमेंट्री कैनाल का एब्जॉर्प्टिव एरिया कई गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन में उसको हेल्प मिलती है, अधिक फूड को वो एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो विलाई क्या होता है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर बेटा के, विलाई देख रहे हैं आप, म्यूकोसा में फोल्ड दिखाई पड़ रहे हैं, तो द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक पोजीशंस कॉल्ड द माइक्रोविलाई, जो से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस थे। मतलब
विलाई के ऊपर आपको कई सारे माइक्रोस्कोपिक उभार दिखाई पड़ते हैं जो क्या करते हैं, जो इसको ब्रश बॉर्डर से कंघी के हम टूथपेस्ट के ऊपर आपको हेयर दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बारीक 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 कई सारे उभार दिखाई पड़ते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं इसको। और ये माइक्रोबिलाई कहलाते हैं बेटा के। और ये माइक्रोबिलाई जो होते हैं क्या करते हैं बेटा, ये माइक्रोबिलाई जो एब्जॉर्प्शन सरफेस को कई गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए फूड को एब्जॉर्ब अधिक इफिशिएंटली फूड को एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री क्लास अधिक इफिशिएंटली फूड को एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है ना। और विलाई में जो है कैपिलरीज की और लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल फैट को एब्जॉर्ब करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जबकि जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम की बात करें बेटा, याद रखिएगा म्यूकोसा की एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स देखने मिलती हैं। गोबलेट सेल सिंगल सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस को रिलीज करती है, और ये म्यूकस जो होता है ये लुब्रिकेशन को इंटेस्टाइन में बनाए रखता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में फूड को आगे मूव करना होता है। इंटेस्टाइन में फूड को आगे मूव करना होता है तो बाकायदा वहां पे चिकनाहट होना चाहिए, और वो चिकनाहट के लिए म्यूकस ही होता है। म्यूकस में चिकनाहट इसलिए होती है कि उसमें म्यूसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो ये सेल्स म्यूकस को रिलीज करती हैं, ठीक है। फिर म्यूकोसा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाने में रोल प्ले करता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोहन बनाने में रोल प्ले करता है। क्रिप्ट्स का मतलब होता है धसे हुए हिस्से के, यानी जो म्यूकोसा के अंदर अंदरूनी फोल्ड होते हैं वे काफी अंदर तक सब म्यूकोसा में धस जाते हैं, और उन फोल्ड को क्या बोलते हैं, मैंने कहा आपसे ये विलाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे ये विलाई है, ठीक है ना, ठीक। यहां खत्म हो गया नीचे, ये एक सरफेस से बराबर, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, ये ऐसे बनाता हूं, ये विलाई है, तो विलाई यहां खत्म हुआ तो यहां से ये अंदर क्यों ऐसा धस जाता है सब म्यूकोसा में। फिर अगला वाला विलाई आ गया, ये फिर धस गया, ये नेक्स्ट विलाई आ गया, ठीक है। देख रहे हैं आप, तो ये क्या है, ये मैंने कहा आपसे, ये तो बेस्ट, ये तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका बेसल सरफेस की सरफेस हो गया। तो ऊपर उभरे हिस्से विलाई, अंदर धसे हिस्से क्या होता है, क्रिप्ट कहलाते हैं, धसा हुआ हिस्सा के। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको देखने मिलता है बेटा के। ये सभी चारों लेयर जो होती है, सीरोसा हुआ, मस्कुलस लेयर हुआ, सब म्यूकोसा हुआ, म्यूकोसा, इस सब में कॉमन देखने मिलती है हमको, और इनमें थोड़े बहुत वेरिएशन हमको अलग अलग हिस्सों में देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती है, व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैंने कहा ना एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब को हमें सपोर्ट देने के लिए कि भोजन को पचा सके, उसके लिए हमको कुछ जो है वो ग्लैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी जो सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स को देखो, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, लिवर हो गया आपका, और आपका जो है वो पेंक्रियास हो गया। गॉल ब्लैडर इज नॉट सेपरेट, गॉल ब्लैडर इज ए स्टोर हाउस, ये स्टोर करता है, लिवर जो वाइल को बनाता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, ठीक है। देखो ऐसी सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होती है उनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं बेटा, और ये इसमें सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास इसके अंदर शामिल होते हैं बेटा, ठीक है ना। और याद रखिएगा बेटा कि जो 3 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड यहां पर मेनली दे रखी है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेंक्रियास के, और ये जो है मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम दीज ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो भी जो है वो सिक्रेशन कर रही होती है, इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज कर रही होती है, वो इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, वो भी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 जोड़े होती है, देयर आर 3 पेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 जोड़े में 3 पैर में होते हैं बेटा। एक होता है जो हमारे गाल वाले हिस्से में कान के ठीक नीचे होता है, उसे बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है बेटा, जोड़े में होता है, ठीक है। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, जो मैक्सिलरी वाले हिस्से में लोअर जॉ में होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो जीभ के नीचे होता है, ठीक है। याद रखिए पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है बेटा, सब नॉट सन के, इट इज सब लिंगुअल, इट इज दी सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो टंग के नीचे होता है, ठीक है। लोअर जॉ में होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, और जो है पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारे गाल वाले हिस्से होता है, कान के ठीक नीचे होता है, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी में जो है ये तीनों, यानी सलाइवरी ग्लैंड हुआ, पैरोटिड ग्लैंड हुआ, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हुआ बेटा, और सब लिंगुअल ग्लैंड हुआ, ये सलाइवा को रिलीज करती है, कहां पर, बक्कल कैविटी में सलाइवरी जूस को ये रिलीज करती है, ठीक है। और वो फूड के साथ मिक्स होता है, फूड की बाइंडिंग करता है। सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा फूड की बाइंडिंग करता है, सलाइवा एमाइलेज स्टार्च को पचाने की कोशिश करता है, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया मारने की कोशिश करता है, के सलाइवा फूड को निकाल, यदि आप सीधा फूड निकलेंगे तो फंस जाएगा इसोफेगस में, तो उसको लुगदी में कन्वर्ट करना, उसे पल्प में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है।
लिवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड, याद रखिए सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। पर कोई बोलता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी इट इज द थायराइड, इट इज द थायराइड। एंडोक्राइन बोला तो थायराइड, क्या यहां पे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, नॉर्मल ग्लैंड होता है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो लिवर होता है। 1.2 से लेके 1.5 केजी होता है एडल्ट ह्यूमन में, और ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है बेटा, राइट साइड में होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। लिवर के दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिवर के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है उन्हें हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं हमके, और ये हेपेटोसाइट सेल से या हेपेटिक सेल से बने होते हैं, और ये अपने आप को कॉर्ड में अरेंज करते हैं, हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं। याद रखिएगा कि लिवर को बनाने वाली जो सेल्स है वो हेपेटिक सेल्स हैं, जो अपने आप को कॉर्ड में लंबी लंबी लकीरों में अरेंज करती है, हेपेटिक कॉर्ड कहते हैं, और इसके मिलने पर हेपेटिक लोब्यूल बना होता है, जो कि एक प्रकार से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के समान हमें दिखाई पड़ता है। सेल्स भी इसकी जो है वो हेपेटोसाइट वैसे ही अपने आप को अरेंज करती है, ठीक है। ईच लोब्यूल, हर एक हेपेटिक लोब्यूल जो होता है, मैंने कहा आपसे हर एक हेपेटिक लोब्यूल जो है वो एक पतले से कनेक्टिव टिश्यू से घिरा होता है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा कि ग्लिसन्स कैप्सूल का संबंध किस ऑर्गन से है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल का संबंध जो है वो लिवर से होता है, और ये लोब्यूल को, हेपेटिक लोब्यूल को जो है वो चारों ओर से घेर रहा होता है। हेपेटिक लोब्यूल को बनाने वाली सेल्स हेपेटिक सेल्स होती है बेटा। हेपेटिक, कोई पूछेगा आपसे कि लिवर जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर क्या होता है, लिवर का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, दैट इज द हेपेटिक लोब्यूल बेटा, हेपेटोसाइट सेल्स से बना होता है, ठीक है। देन गॉल ब्लैडर की बात करते हैं बेटा, तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये हेपेटिक सेल्स जो वाइल बनाती हैं। याद रखिए लिवर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनता है, लिवर के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनता है जिसका इस्तेमाल हम डाइजेशन में करते हो। लिवर में बनता है वाइल बनता है, ठीक है, और वाइल के अंदर वाइल पिगमेंट होते हैं बेटा, वाइल सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर के। तो वाइल जो बनता है उसको हेपेटिक सेल वाइल को, पित्त को बनाती है, वो जो है बेसिकली हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है, और वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। गॉल ब्लैडर एक थैली के समान होता है, और इस थैली में इकट्ठा होता है, और यहां पर इस ये जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है बेटा, और गॉल ब्लैडर इज द स्टोर हाउस ऑफ द वाइल के। फिर गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है बेटा, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डक्ट का नाम क्या होता है, सिस्टिक डक्ट होता है। लिवर की डक्ट का नाम क्या होता है, हेपेटिक डक्ट होता है, वाइल डक्ट। हेपेटिक डक्ट होता है बेटा, वाइल डक्ट होता है। जब हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलते हैं तो कॉमन वाइल डक्ट बनता है। हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिलेंगे तो कॉमन वाइल, देखो ये है हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, और ये कॉमन वाइल डक्ट। देखिए गौर से, जब सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में मिलेगा तो कॉमन वाइल डक्ट बनेगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में जाकर ओपन होता है बेटा, ठीक है। वाइल डक्ट और पैंक्राइट डक्ट ओपन होने के पहले आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये बनाती हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है, इसे हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। मतलब बिफोर यानी सीधा जो कॉमन वाइल डक्ट है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन नहीं होता है, बल्कि पहले पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर एक कॉमन जगह बनाता है, और फिर कॉमन पाइप के थ्रू ये ओपन होता है। इसे यहां पर इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम एम्पुला ऑफ बैटर कहते हैं। यहां पे इसे हम एम्पुला ऑफ बैटर वर्ड भी हम यहां पर यूज करते हैं, एम्पुला ऑफ बैटर वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। ये वाइल डक्ट आया, ये पैंक्रियाटिक डक्ट आया, दोनों फ्यूज कर गए, और एक बड़ा डक्ट जो है वो कहां ओपन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन हो गया। यहां पर जो स्फिंक्टर होता है उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है, और अंदर वाइल के आने को, वाइल के और पैंक्रियाटिक उसके आने का वो रेगुलेशन करता है। याद रखिएगा कि हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कॉमनली खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में खुलती है। यहां पर जो स्फिंक्टर होता है उसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए आप एनसीईआरटी का इमेज है, डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ड्यूडेनम दिखाई पड़ रहा है, सी शेप दिखाई पड़ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर डक्ट फ्रॉम द लिवर दिखाई पड़ रहा है आपको, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है आपको, कॉमन बाइल डक्ट दिखाई पड़ रहा है। कॉमन बाइल डक्ट को ध्यान से देखिए आप, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को देखिए आप, और वो दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, और क्या बन रहा है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन रहा है, जो कि ओपन हो रहा है कहां पर, ड्यूडेनम में ओपन हो रहा होता है, ठीक है। पैंक्रियास जो होता है ये बेटा ऐसी ग्लैंड है जिसको हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम जो है वो इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये इसका एक हिस्सा एक्सोक्राइन होता है, एक हिस्सा इसका एंडोक्राइन होता है। पैंक्रियास जो होता है वो एक इलोंगेटेड ऑर्गन होता है, और ये वास्तव में जो है वो जो इसका जो हेड यानी इसका हेड होता है, इसमें हेड, नेक और टेल। पैंक्रियास में क्या होता है, मैंने कहा ये हेड वाला हिस्सा हो गया, ये नेक वाला हिस्सा हो गया, और ये इसका टेल वाला हिस्सा हो गया। तो पैंक्रियास का जो हेड होता है वो सी शेप ड्यूडेनम के अंदर जो अपने आप को फिक्स करता है, उसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है।
पेंक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है बेटा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कोई भी फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। यहां पर क्या होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सबको पचाने की पूरी व्यवस्था होती है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकलता है पेंक्रियास से, जिसे हम पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है इसका, यानी पेंक्रियास के अंदर जो एक्सोक्राइन हिस्से होते हैं, उनके बीच बीच में कुछ सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, जिनको हम आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। उनमें अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और बेटा डेल्टा सेल होती है उसमें के। तो अल्फा सेल ग्लूकेगॉन रिलीज करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है। ठीक, तो जो पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला हिस्सा होता है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को रिलीज करता है, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाले हार्मोन होते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पे क्या देखा अभी हमने यहां पर देखा ऑर्गन्स के बारे में। मतलब अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने किसको देखा बेटा, हमने ऑर्गन्स के बारे में देखा कि ऑर्गन्स का क्या अरेंजमेंट हमको देखने मिलता है, मतलब किस प्रकार का एलिमेंट्री कैनाल है, किस प्रकार का स्टमक है, उसको देखा हमने यहां पे, ठीक है। अब एक काम करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे कि पाचन कैसे होता है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। हमने ग्लैंड को समझ लिया, हमने एलिमेंट्री कैनाल को समझ लिया हमने। अब आपको क्या करना है, आपको इस ग्लैंड वाले और एलिमेंट्री कैनाल वाले स्ट्रक्चर पे जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको डीपीपी में एक साथ दूंगा, उनको लगाना है आपको, ठीक है। मतलब वो सारे क्वेश्चन आपको बेटा बनना चाहिए। अब जो मैंने यहां नहीं बताया है और जो आपको मालूम होना चाहिए, विटामिन के बारे में, कुछ प्रोटीन के बारे में, कॉमन फूड के बारे में, है ना बेटा। जो न्यूट्रिशन वाला हिस्सा है वो एनसीईआरटी में मिसिंग है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, ठीक है। तो वो सब आपने की नोट्स में आप ध्यान से देख लेना बेटा और पढ़ लेना एक बार उसको, ठीक है ना। चलिए, है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, ऑल द बेस्ट।